आयशा बताइए जरा, मुसलमान शब्द का अर्थ क्या होता है? पीएम बनने का अवसर मिलता है पूरा एक साल। उस एक साल में आप जो टॉप 5 डिसीजन लेंगी इस देश के लिए, बताएं क्या होंगे वो? देश में महिलाओं को लेकर अपराध बहुत सुनने में आ रही खबरें बढ़ती जा रही है। मुझे बताइए कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जिन्होंने धर्म की कुरीतियों के ऊपर दूर करने के ऊपर कार्य किया अपना, क्या मुस्लिम धर्म में भी धार्मिक सुधारक उतने पर्याप्त आ पाए? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठे। थैंक यू सर। आयशा बोर्ड को बताएं जरा अपने बारे में। जी सर। सर मेरा नाम आयशा अंसारी है और सर मैं महामृत्युंजय की नगरी और सफ़ेद शेरों की धरती रीवा ज़िले की रहने वाली हूँ। सर मैंने अपनी संपूर्ण पढ़ाई रीवा ज़िले से ही संपन्न की है, जिसमें सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय रीवा से पूरी की है। ठीक है। आपके पिताजी का नाम मुस्लिम अंसारी है? जी सर। आयशा बताइए जरा, मुसलमान शब्द का अर्थ क्या होता है? सर मुसलमान शब्द का अर्थ मुसल्लम ईमान रखने वाला होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी और जो अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता है सर, उसे मुसलमान कहा जाता है। ठीक है। भारत में अल्पसंख्यक जो समुदाय है, इस समुदाय की क्या क्या समस्याएं हैं जरा बताएं, उन पर प्रकाश डालें जरा। माइनॉरिटी वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, बताएं जरा। सर हमारे देश में मुख्यतः 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनमें सर उनकी मुख्य समस्याएं हैं सर सामाजिक समस्याएं हैं, जिनमें सर उनको इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है जितना सर उन्हें प्रदान होना चाहिए था। सर उनकी जो दूसरी समस्या है वो सर आर्थिक समस्या है, जिनमें उनको सर उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, शिक्षा के इतने उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और साथ ही साथ जो उनका जीवन स्तर है सर वो भी निम्न है। इसके अलावा जो उनकी समस्याएं देखी जाती हैं कि संसाधनों तक सर उनका उचित पहुंच प्रदान नहीं हो पाती है। प्रतिनिधित्व की कमी की वजह क्या है? क्यों आखिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाते हैं माइनॉरिटी को इतने? क्या कारण है उसके? क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई बाधा बनता है? जी नहीं सर, हमारे संविधान के द्वारा तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी सर मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें वो किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं और अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही सर समाज में भी उनको अपने धर्म की भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसमें वो किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं। और सर यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो उन्हें जो शिक्षा में भी सर सभी संस्थानों में आरक्षण भी प्रदान किया गया है, जिससे सर वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बावजूद भी क्यों इतना रिप्रेजेंटेशन कम है इनका? क्या वजह है? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनका सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और सरकार सर इसकी लगातार सर प्रयास भी कर रही है। क्या SC ST आरक्षण के स्थान पर या उसी की तरह मुस्लिम आरक्षण भी होना चाहिए लोकसभा विधानसभाओं में? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्योंकि मुस्लिमों को थोड़ा सा कम प्रतिनिधित्व जैसी स्थितियाँ प्रतीत होती हैं, परंतु सर हमारी सरकार के द्वारा हमेशा उनके जो बढ़ोतरी के लिए सर प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको धर्म के कारण सर कोई आरक्षण या प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, बल्कि सर उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसमें सुधारने के लिए कार्य किया जाना चाहिए और सर हमारी सरकार इसके लिए कार्य कर भी रही है। क्या इतिहास में ऐसे कोई प्रयास दिखाई देते हैं जहां मुस्लिमों को अलग रिप्रेजेंटेटिव मिला हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? जी सर, इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था सर, उसके बाद से जो पृथक निर्वाचन प्रक्रिया में मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। जी सर, इलेक्शन के 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है आनुपातिक मत पद्धति और एक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जी सर। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा प्रोसेस माइनॉरिटी वर्ग के लिए हितकारी है? सर मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं प्रश्न अच्छे समझ नहीं पाई हूँ। आनुपातिक मत पद्धति जानती हैं आप? जी प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। जी सर। ठीक है। और दूसरी तरफ है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वही जीतता है। और आनुपातिक मत पद्धति में आप एक परसेंटेज होता है, जैसी जनसंख्या उस परसेंटेज के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो माइनॉरिटी के लिए हितकारी है और कौन सी है जो हितकारी नहीं है? सर 1 मिनट में तो समय लेना चाहूँगी। ठीक है।
सर हमारे जो भारत में जो सिस्टम अपनाया गया है सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, उसमें सर जो उच्च आरक्षण में प्रदान किया जाता है सर सभी क्षेत्रों में, और सर उसमें सभी लोगों को अधिकार है कि वो किसी भी अपनी जो तो हमारा जो अनुच्छेद 326 है उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपना मत दे सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक प्रणाली से सर जुड़ भी सकते हैं, और सर स्वयं भी अपने लिए सर उम्मीदवारी के लिए सर खड़े भी हो सकते हैं। सर दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से सर उनका प्रतिनिधित्व हुआ जा सकता है। ठीक है। आयशा, आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी को पड़ता है। 24 जनवरी के इतिहास के संबंध में कुछ तथ्य हैं, बताएं जरा इसके बारे में। जी सर, 24 जनवरी को हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है सर उसको अपनाया गया था, और इसके साथ ही जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी सर राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही सर 24 जनवरी को जो हमारी प्रधानमंत्री थी भूतपूर्व माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा भी 1966 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई थी। ठीक है। राष्ट्रगान वर्सेस राष्ट्रगीत, दोनों में अंतर बताएं जरा, क्या डिफरेंस है दोनों में? जी सर, जो राष्ट्रीय गीत है वो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था, और जबकि सर जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और सर इन दोनों के समय अवधि में भी अंतर है, और सर कई बार इनके अवसर भी सर अलग अलग होते हैं जिनमें सर इनको गाया जाता है। अलग अलग अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ केवल नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान। भारत में नेशनल सॉन्ग भी है, इसके पीछे क्या वजह है? सर क्षमा चाहती हूँ सर, अभी मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, संविधान सभा, इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। जी सर। संविधान सभा के बारे में जरा बताइए, क्या जानती हैं? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, बताएं जरा। जी सर, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के माध्यम से 1946 में किया गया था। सर इसका निर्माण मुख्यतः संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, जिसमें हमारे संविधान विशेषज्ञों के द्वारा सभी देशों के संविधान से मिले जुले तत्वों को लेकर और इसके साथ ही जो भारत के लिए उपयुक्त हो सकता है उस संविधान का निर्माण किया गया। और सर इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश का जो संविधान है विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। ठीक है। इसमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था हमारी संविधान सभा में? सर 15 महिलाएं थी। कोई 5 नाम बताएं उनके। जी सर। सर इसमें बेगम एजाज रसूल थी, एनी मस्करेन थी, सर लीला रॉय जी थी, और सर मैं अभी 3 ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। क्या कमी है? आज हम देखते हैं संविधान सभा में 299 मेंबर विभाजन के बाद थे, उनमें से मात्र 15 महिलाएं थीं, और आज भी अगर हम हमारे देश की लोकसभा को देखें, राज्य की विधानसभाएं देखें, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। क्या वजह है इसकी, क्या कमियां हैं और क्या उसमें सुधार होनी चाहिए? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी हमारे जो लोकसभा हैं उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। सर इसके कई कारण हैं, जिनमें सर पहला कि महिलाओं को अपनी राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में इतना जागरूकता उनमें सर नहीं है। और सर दूसरी समस्या पार्टी के स्तर पर देखी जाती है, जिनमें सर महिलाओं को उचित टिकट भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और सर जो तीसरी समस्याएं देखी जाती हैं कि महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियां भी प्राप्त होती हैं, जिसके साथ वो बाकी क्षेत्रों में सर अपने लिए एक अलग रुझान नहीं देख पाती हैं। परंतु सर हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं का लोकसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। सर उस एक साल में आप जो टॉप 5 डिसीजन लेंगी महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या लाई है। ठीक सर है। ये मेरे अगर लिए आपको सौभाग्य की बात होगी कि मुझे 1 इसका साल के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें सर सर्वप्रथम जो मेरे लिए जो मेरे कर्तव्य और जो मुझे दायित्व दिए जाएंगे, सर्वप्रथम उसको सर मैं ध्यान रखते हुए कार्य करूँगी। सर इसमें मैं सर्वप्रथम शिक्षा के लिए, सर दूसरा स्वास्थ्य के लिए, सर तीसरा महिला सशक्तिकरण के लिए, सर चौथा हमारे जो किसान हैं उनके लिए, और सर 5वां हम युवाओं के लिए सर कार्य करेंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी इन सभी दिशाओं में बेहतर काम कर रही है। जी सर। फिर गवर्नमेंट सक्सेस नहीं हो पा रही है, क्या गारंटी है इस बात की कि आप इस दिशा में काम कर पाएंगी? क्या गवर्नमेंट की ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं हुए इस दिशा में? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु सर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमारी सरकार इसमें सफल नहीं हुई है। सर ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में सर जैसे युवा हैं सर उनको भी लगातार कौशल विकास किया जा रहा है उनका, और सर उनका अब अलग अलग स्टार्टअप के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में सर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि सर बात महिलाओं के लिए की जाए तो सर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भी स्टैंड अप योजना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया जा रहा है।
और सर किसानों के लिए भी सर मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ भारतीय सरकार के द्वारा भी अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, जो कि सर हमारा इस बार का बजट भी था वो इन्हीं चारों लोगों के ऊपर मुख्यतः केंद्रित रहा है। ठीक है। थैंक यू। आयशा, ये बताइए ज़रा, झंडा फहराना और ध्वजारोहण, इन दोनों में क्या अंतर है? सर मैं अभी इनमें एग्जैक्ट अंतर नहीं याद कर पा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ सर। ठीक है। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है भारत में महिला जो हमारा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो बहुत बेहतर हो चुका है। आने वाली जनगणना में डेफिनेटली महिलाओं पुरुषों की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी। जी और सर। अभी आप महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रही थी, जी सर। तो आपको नहीं लगता कि महिला सशक्तिकरण जब लिंगानुपात समान हो जाए तो हमें बंद कर देना चाहिए? आपके इस पे क्या विचार हैं? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लगातार जो लिंगानुपात है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो सर हमारे लिए गर्व की बात है। परंतु सर केवल महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ने से ही महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता है। इसके लिए सर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सर पारिवारिक स्तर पर भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान होना चाहिए, जिनमें उनकी सर स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और साथ ही साथ बाहर जाने की आज़ादी और स्वतंत्रता सर आदि निहित होती है। एक कोई पैरामीटर अगर सेट करें जिसके बाद हमें वुमेन एम्पावरमेंट बंद कर देनी चाहिए, तो वो क्या पैरामीटर होगा जिसके बाद हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सर मुझे लगता है कि यदि महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेने में सर सक्षम हो जाएं और वो सर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने लगे और सर सभी प्रकार के जैसे रोजगारों में हैं महिला और पुरुष के जो समान वेतन प्राप्त होते हैं, सर ऐसे कुछ पैरामीटर्स यदि आ जाएं तो सर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण हो चुका होगा। ठीक सर। आयशा, जी सर। देश में महिलाओं को लेकर अपराध बहुत सुनने में आ रही खबरें बढ़ती जा रही हैं ये। जी सर। मुझे बताइए कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समाज में महिलाओं के लिए अपराध बढ़ रहे हैं, परंतु सर इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन सर इसमें सामाजिक स्तर पर ये किया जा सकता है कि समाज में जो महिलाएं हैं उनको सर जो व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का सर विकास होना चाहिए, जो कि सर पारिवारिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक स्तर पर भी जो महिलाओं के लिए जो भी लोग जिम्मेदार होते हैं, जो भी प्रबुद्धजन होते हैं, सर उनको भी जो भी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका सर बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। और सर इसके साथ ही जो लोग अच्छे कार्यों में संलिप्त होते हैं और साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, सर उसके लिए सर पुरस्कार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और सर साथ ही साथ एक सामाजिक मानदंड भी सर स्थापित किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि जो अपराधी हैं इस प्रकार के जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं वो सभी वर्ग के होते हैं। जी सर। उसमें शिक्षित भी होते हैं, उसमें जी सर। अच्छे घर के भी होते हैं, निर्धन वर्ग के होते हैं। जी सर। इस दिशा में ऐसे क्या प्रयास किए जाएं कि ये समस्या कम हो और ख़त्म होती चली जाए? मैं लड़कों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर इसका जो मुख्य कारण है सर व्यक्तियों का जो नैतिक पतन है सर उसको माना जा सकता है। सर वो शिक्षित व्यक्ति भी हो सकते हैं, अशिक्षित व्यक्ति भी, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसके लिए सर पारिवारिक स्तर पर ही जो पारिवारिक संस्कार हैं प्रारंभ से ही महिलाओं के प्रति सम्मान वाले होने चाहिए। और इसके साथ ही जो सर पुरुषों के लिए जो भी अन्य कार्य होते हैं सर उन पे भी सरकार को सर लगातार नियंत्रण रखना चाहिए और सर लगातार जो भी फीडबैक प्राप्त करना चाहिए कि कहाँ पे सर कौन से अपराध किए जा रहे हैं और उससे संबंधित सर निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी चर्चा हो रही थी जी सर से आपकी। सरकार फ्रीबीज शब्द सुना होगा आपने? जी सर। चुनाव के समय पे ऐसी बहुत सारी खबरें जी आती सर। रहती हैं। तो महिला जो लाडली बहना योजना है, इसको आप किस तरीके से लेती हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कदम मानती हैं या फ्रीबीज मानती हैं? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो लाडली बहना योजना है वो सर फ्रीबीज है, परंतु सर जो फ्रीबीज होती है वो सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी मापदंड के सर प्रदान की जाती है। परंतु सर जो लाडली बहना योजना है वो सर उसमें एक मानक निर्धारण किया गया है, जिसमें सर 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं ही सर इसके लिए पात्र हैं। और सर इसमें विवाहित, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं सर केवल वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और सर अगर लाडली बहना योजना की बात की जाए तो सर ये सरकार के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सर उठाई गई है। इसे सर किसी भी प्रकार से फ्रीबीज कहना सर मुझे नहीं लगता कि सर उचित है। महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट के इतना पैसा कमाने योग्य बना दे? क्या इस दिशा में हम और बेहतर काम नहीं कर सकते? फ्री की रेवड़ी बांटना ये तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ गवर्नमेंट पे डालता है।
और दूसरी तरफ वो महिला को भी आदत हो जाती है। जी तो सर। हो सकता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सर कहीं कहीं लगता है कि सर ये फ्री बेस के रूप में है, परंतु सर ऐसा है कि सरकार ऑलरेडी ही महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के कौशल विकास के लिए सर कार्य कर रही है, जिसमें अभी सर सीखो कमाओ योजना भी सरकार लाई है। और सर महिलाओं का जो लाडली बहना योजना के माध्यम से जो राशि प्रदान की जा रही है, उसमें सर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आसपास की कुछ महिलाएं हैं जो कि उस पैसे से सर सिलाई मशीन लेकर आई हैं और सर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय सर वो पैसे एकत्रित करके कर रही हैं, जो सर कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सर योगदान दे रहा है। तो सर मुझे नहीं लगता, सॉरी सर। आप एसडीएम बनती हैं मान लो, जी सर। तो आप बताइए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और आपके क्या प्रयास होंगे इसके? सर एसडीएम बनने के बाद सर मेरा प्रथम प्रयास यही रहेगा कि मैं सर अपने कर्तव्यों का पालन करूं। उसके बाद सर जो हमारे हमसे पहले सर जो भी अधिकारीगण रह चुके हैं, यदि सर उस क्षेत्र में जो भी महिलाओं के लिए जो समस्याएं देखी जा चुकी हैं, सर उनसे विचार विमर्श करने के बाद सर इसमें मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और सर रोजगार के क्षेत्र में सर मैं कार्य करना चाहूँगी। थैंक यू सर। आप रीवा जिले से हैं। रीवा के राजा रहे मार्तंड सिंह। जी सर। उन्होंने संविधान सभा का गठन किया था रीवा राज्य के लिए, बताएंगे उसका अध्यक्ष कौन था? सर मैं इसमें सर गेस करना चाहती हूँ, सर अवधेश प्रताप सिंह जी। नहीं। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह जी कौन थे? सर अवधेश प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं, जिन्होंने राज्यसभा और संविधान सभा में रीवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भी किया था। और सर इन्हीं के नाम पे सर रीवा जिले का जो विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सर उन्हीं को सम्मान प्रदान करने के लिए रखा गया है। अच्छा, भारतीय समाज में पर्दा प्रथा एक लंबे समय से प्रचलन में रही है। जी सर। मुस्लिम समाज में भी होता है और भारत में अन्य समुदायों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है। जी सर। दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? सर ग्रामीण समाज में और शहरी समाज में? ग्रामीण समाज में, मुस्लिम समाज में। यस सर। ग्रामीण क्षेत्र से मेरा कहने वाला अन्य समुदायों में भी है और मुस्लिम समाज में भी है, तो दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? सर जो पर्दा प्रथा है सर एक प्रकार की सामाजिक रूढ़िवादी सर प्रथा है, और सर ये ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी और जो मुस्लिम समुदाय में भी है पर्दा प्रथा सर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और सर इसमें अंतर यही है कि पर्दा प्रथा मुस्लिमों में जो इसका एक वैज्ञानिक कारण रहा है, जो सर पर्दा प्रथा मुख्यतः जो रेगिस्तान के क्षेत्र में जो मुस्लिम रहते थे अरब के, वो सर तेज़ हवाओं और आंधियों से बचने के लिए सर इसका उपयोग करते थे। और सर जो भारत की ग्रामीण क्षेत्र के जो पर्दा प्रथा है वो सर कहीं ना कहीं उनकी परंपरा के स्वरूप सर आई है। अच्छा, तो मुस्लिम समुदाय में जो पर्दा प्रथा है उसमें हिजाब है, नकाब है, और ये क्या है, क्या क्या जैसे नकाब है, हिजाब है, बुर्का है, क्या अंतर है इनमें? सर इनमें जो हिजाब होता है वो सर केवल कंधे तक लड़कियां पहनती हैं, जिनमें सर उनका फेस दिखता है। और सर नकाब सर पूरे शरीर को ढकने के लिए सर इसका उपयोग किया जाता है। सर मैं अभी इतना ही इसको समझ पा रही बुर्का? हूँ। सर सॉरी सर, अभी बुर्के के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्दा प्रथा हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है? जी सर, यदि इसका उपयोग यदि गलत माध्यम से किया जाए, लड़कियों की शिक्षा बाधित करने के लिए, स्वास्थ्य को रोकने के लिए किया जाए, तो सर कहीं ना कहीं ये अनुचित ही है। समाज में फिर व्यवहार फिर पुरुषों में क्यों नहीं लागू होता ये, सर महिलाओं पर ही क्यों? सर इसका जो उद्भव रहा है सर वो रेगिस्तान वाले क्षेत्र से हुआ था। उस समय सर ऐसा देखा जाता था कि महिलाओं को बचाने के लिए सर इसका उपयोग किया जाता था, परंतु सर वर्तमान समय में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के जो सशक्तिकरण में सर बाधा उत्पन्न कर रहा है। और सर निश्चित ही सर ये गलत प्रक्रिया है, जिसे सर सरकार भी रोकने का सर प्रयास कर रही है। और सर आजकल जो मुस्लिम समुदाय है सर उसमें भी सर इतनी सर शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है कि लोग सर इसको भी सर अपनाने से सर अब इतना ज़्यादा सर आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी दुकान में कार्य करते हैं। अच्छा, जनवरी आपका बर्थ मंथ है, तो आपको कुछ ऐसी घटनाएं याद आ रही मध्य प्रदेश में इतिहास में जो जनवरी में घटित हुई हों? मध्य प्रदेश में जनवरी माह में घटित कोई ऐतिहासिक घटनाएं? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर जनवरी में। चलिए ठीक है। बघेलखंड से आप आती हैं? जी सर। रीवा। आपने लिखा हुआ अपनी हॉबीज़ में कि आपको भजन, गायन, सूफी संगीत सुनना ये अच्छा लगता है। किस तरह के भजन सुनती हैं आप? सर मैं मुख्यतः भगवान राम और भगवान कृष्ण के सर भजन सुनती भी हूँ, सर गाती भी हूँ। अच्छा, एक कोई भजन सुना के बताइए आप श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण जी का? जी सर। सर मैं अपनी स्लीपर्स उतार सकती हूँ?
सर ये जो भजन है वो सर वो जो वहाँ की जो गोपियाँ रहती हैं वो माता यशोदा से सर शिकायत करती हैं, उसके प्रसंग में है। नंद रानी कन्हैया किधर गयो रे, नंद रानी कन्हैया किधर गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मुस्काने इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्काने इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, इसकी बंसी में जियरो अटक गयो रे, इसकी बंसी में जियरो अटक गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाया आपने आयशा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अल्पसंख्यक वर्ग में वर्तमान सरकार को लेके किसी तरह की नाराज़गी देखती हैं आप? जी नहीं सर, मैं इसको किसी प्रकार की जो भेदभाव के रूप में सर नहीं देखती हूँ, क्योंकि वर्तमान सरकार है वो सर सभी वर्गों के और सभी धर्मों के विकास के लिए सर कार्य कर रही है। तो किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है अल्पसंख्यक वर्ग में? जी नहीं सर। अच्छा, ठीक है। भारत में आप प्रधानमंत्री पद पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप कब तक देखती हैं? कितना समय लगेगा हमें? सर मेरा मानना है कि सर धर्म इसके लिए सर महत्वपूर्ण नहीं है। सर जो भी देश के और राष्ट्र के विकास के लिए सर कार्य करेगा सर वही उस पद तक जाना चाहिए। और सर हमारे देश की जो नागरिक है वो सर अभी इतनी शिक्षित और जागरूक हो रही है कि अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुन सकती है। तो सर किसी धर्म विशेष का होना सर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो सर भारत के विकास के लिए सर बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो कि विभिन्न देशों के साथ हमारे मधुर संबंध हो रहे हैं। और साथ ही साथ भारत को जो 2047 तक विकसित भारत बनाना है सर उसके क्षेत्र में भी सर अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में पर्याप्त धर्म सुधारक आए जिन्होंने धर्म की कुरीतियों के ऊपर दूर करने के ऊपर कार्य किया अपना, क्या मुस्लिम धर्म में भी धार्मिक सुधारक उतने पर्याप्त आ पाए हैं? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सर जो हमारे मुस्लिम धर्म में भी जो समाज सुधार हुए हैं, जिनमें सर अहमदिया सुधार हुआ था और सर एक देवबंद समाज सुधार भी सर मुझे याद आ रहा है। तो सर कई प्रकार के समाज सुधार हुए हैं। और सर इसके साथ सूफी आंदोलन भी चलाया गया था, जो कि मुस्लिमों की जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां हैं सर उनको रोकने के लिए सर चलाया गया था। देवबंदी आंदोलन ने किस तरह से समाज सुधार मतलब जो धर्म सुधार है उसमें अपना योगदान दिया था? जी सर, देवबंद आंदोलन में मुख्यतः जो मुस्लिम नागरिक थे सर उनको शिक्षित करने के लिए और जो कर्मकांड होते हैं और जो धार्मिक रूढ़ियां हैं सर उसको तोड़ने के लिए सर ये आंदोलन चलाया गया था। मदरसा एजुकेशन सिस्टम, इसमें किसी तरह का सुधार की गुंजाइश देखती हैं आप? जी सर, जो मदरसा की शिक्षा है सर उसमें मुख्यतः उर्दू और अरबी की शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु सर मेरा मानना है कि सर इसमें जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की और साथ में साथ जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है सर उसको भी सर इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। और सर इसमें केवल धार्मिक शिक्षा न देकर भारत के लिए एक अच्छे नागरिक को बनाने के लिए सर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि फिर इंस्टीट्यूशन का पर्पस डिफीट हो जाएगा? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु सर ऐसे भी कई संस्थान हैं जहाँ सर पहले से ही सर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ और सर आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ सर दोनों के माध्यम से ही सर वहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस बात पे है कि जो धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं डिफरेंसेस कट्टरवाद विचारधारा की वजह से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, और इस कारण से अक्सर त्योहारों पर दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके पास इसका क्या समाधान है? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विभिन्न जो धार्मिक उत्सव होते हैं उसमें दो संप्रदायों के बीच कहीं ना कहीं सर हल्की समस्याएं देखने में आती हैं, परंतु सर ऐसा भी देखा गया है कि दोनों समुदाय के मध्य एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी सर कार्य किए जा रहे हैं। इसमें सर एक उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ। सर मेरे आसपास ही जब गणेश चतुर्थी के लिए जो गणेश जी निकलते हैं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी उनको सर पानी और जो फ्रूट है वो प्रदान किए जाते हैं। तो सर इसके लिए सर ये किया जा सकता है कि दोनों धर्म के जो धार्मिक प्रबुद्धजन हैं उनसे अच्छे से संवाद किया जाना चाहिए और उनको देश में होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूक करना चाहिए
कि इससे कोई भी समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इससे जान माल की हानि और संपत्ति की भी हानि हो सकती है। और सर इसके साथ साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सर जो फ्लैग मार्च निकालना चाहिए, जिससे सर अपराधियों के मन में एक भय का भी माहौल उत्पन्न हो, और साथ ही साथ सर इसमें जो भी व्यक्ति संलग्न हो सर उनको उचित प्रकार से दंड की व्यवस्था भी सर की जानी चाहिए। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम कम्युनिटी से जो लीडर्स आए हैं, नेता आए हैं, क्या वो उनमें से कुछ नेताओं को आप जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए पाती हैं, या अक्सर वो ऐसा देखा जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करने के ऊपर उनका कोशिश है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे नेता आप वर्तमान में देखती हैं जो सिर्फ ना मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि समस्त जनमानस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? जी सर, अभी वर्तमान में जो हमारी नई संसद जब बनी है अभी, तो उसमें सर एक महिला हैं सर, भी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो सर वो अच्छे कार्य कर रही हैं। और सर यदि प्राचीन समय भी देखा जाए, लगभग जब हमारे माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्हें सर जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। उनके द्वारा सर समस्त वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की। नहीं, मैं वर्तमान में बात कर रहा था। सर वर्तमान में अभी सर मुझे मुस्लिम प्रतिनिधि से इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मूर्ति पूजा के ऊपर क्या विचार है आपका? सर जो मूर्ति पूजा होती है सर, वो व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म और आस्था प्रकट करने का माध्यम होता है। सर इसमें किसी प्रकार का सर ये नहीं देखा जा सकता है कि मूर्ति पूजा करने से सर किसी प्रकार का अपराध होता है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और है, शरिया लॉ, अक्सर कई जगहों पर ऐसी चर्चाएं होती हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसमें इसका प्रभाव होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, जो शरिया प्रथा है उसमें मुख्यतः जो शरीयत के जो कानून और विधान होते हैं उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। परंतु सर मेरा मानना है कि वर्तमान समय में शरीयत के अनुसार ना होकर हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ जो धार्मिक जो हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ कानून है, संविधान, सर उसके अनुरूप सर सभी शासन संचालन होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आयशा। थैंक यू सर। ठीक है आयशा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आयशा? सर हल्का नर्वस हो रही थी मैं। लगा तो नहीं है सर? बहुत इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, बढ़िया था, है ना? थैंक यू सर। तो इसके पहले इंटरव्यू दिया है कोई? जी सर, मैंने 20 और 21 का दिया है। तो सर उसमें 20 का सर मेरा प्रोविजनल लिस्ट में है, और सर 21 में सर मेरा फाइनल नहीं हुआ है। तो इस बार सर मैंने कोशिश की है कि और अच्छे से मैं अपना इंटरव्यू दूँ। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मुझे बीच में मैं ज़्यादा कमियां निकालना भी चाहूँ तो निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि तार्किक आंसर थे, नॉलेज पर्याप्त था, सारी जानकारी बढ़िया थी। आपको कई बार धार्मिक मुद्दों पे फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप बहुत अच्छे से उससे बाहर आ गई, है ना? सब बहुत बढ़िया किया। और एक प्रधानमंत्री वाला सर ने प्रश्न पूछा, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से निकल गया आप वहाँ से। एक बहुत अच्छा गेस्चर लगा जब सर ने आपको गाने को बोला और आपने कहा कि मैं सैंडल उतारना चाहूँगा। बहुत बढ़िया चीज़ थी, है ना? ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। बस एक सर ने सवाल किया था कि मुसलमानों में कई सारे धार्मिक सुधारक नहीं आ पाए, कई सारे आए। सर सैयद अहमद खां को भूल गए? यस सर। सर सैयद उससे तो बता सकते हैं। बाकी ओवरऑल बढ़िया था, गुड था, है ना? एक आध सुधार अगर मैं कहूँ तो जीभ बार बार, है ना? एक, हाँ यस सर। हाँ, और एक शब्द हर सवाल के बाद आ रहा था, मैं आपसे सहमत हूँ, यस सर। है ना? इसे सर कम करना है, थोड़ा सा कम, यस सर। है ना? हाँ हाँ, हर एक लाइन के बाद ना आए, आना चाहिए, अच्छी बात है, पर हर लाइन के बाद कोई चीज़ आती ना तो थोड़ी सी इरिटेट करने लगती है वो, ना? बस छोटे छोटे से सुधार हैं, बाकी ओवरऑल आप बढ़िया हो।